हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पवन के रॉक में। तो दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास पढ़ेंगे। तो आप इसमें हम लोग 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपको 4 अगर दे दिए तो समझूंगा कि आप पढ़ाई मज़े से कर रहे हैं, और 4 से ऊपर जिनका आया है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, बाल विकास का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। पहला है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जो जन्म के समय निर्धारित होती है। दूसरा, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। तथा चौथा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो दोस्तों, क्या आंसर होगा? आप आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। तो दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? पहला है सृजनात्मक विचारक, दूसरा है अभिसार विचारक, तीसरा अन्वय विचारक तथा चौथा आत्म केंद्रित विचारक। फिर से सुन लीजिए ऑप्शन, सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अन्वय विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बताइए। आपका ऑप्शन होगा ए, सृजनात्मक विचारक। तीसरा 13वां प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। बी है, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेनी चाहिए। सी है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। तथा डी है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका होगा डी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। चलिए 14वां देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षिका योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए तथा तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यह तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या होगा, सोच के बताइए। इसका ऑप्शन होगा सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद है। तो चलिए अगला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। पठ तो अगला हम लोग देखते हैं 15। पठन फैलाव डायस्लेक्सिया में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन फैलाव डायस्लेक्सिया में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है?
ए है न्यून अवधान विकार, बी अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, सी धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, डी एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। फिर से ऑप्शन देख लिए, न्यून अवधान विकार, बी अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, सी धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, डी एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन इसका होगा सी, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। अब 16वां इसका देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए व्यवहारवादी सिद्धांत, बी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, सी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, डी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। फिर से ऑप्शन देख लीजिए। व्यवहारवादी सिद्धांत, बी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, सी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, डी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका ऑप्शन होगा सी, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो चलिए हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या डी अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित है केंद्रित है। ए यंत्रवत याद करने पर आधारित है, बी प्रबलन पर केंद्रित है, सी अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या डी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। चलिए 18वां देख लेते हैं क्वेश्चन। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बी बच्चों को दंडित करना चाहिए, सी बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, डी प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। फिर से देख लीजिए ऑप्शन। ए है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बी बच्चों को दंडित करना चाहिए, सी बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, या डी प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा डी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी प्रेस कर लें ताकि मेरी जैसे नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। थैंक यू। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू। बाय बाय।